हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया है सब कुछ। बेटा जितने भी आईएससी बोर्ड के क्लास 12th के हमारे प्यारे दुलारे बच्चे हैं, सारे बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और उसी से रिलेटेड आज की क्लास भी मैं लेने वाला हूँ फिजिक्स की। इन्फॉर्मेशन ये है कि आईएससी बोर्ड ने सैम्पल पेपर 2025-26 का साइट पे अपलोड कर दिया है एंड उसी सैम्पल पेपर का कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन जो है वो मैं आपके साथ करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी तो नहीं, बट जब तुम जो है वो सिलेबस पूरा अपना एंड कर चुके होंगे उस समय। ठीक है, अभी तो आप लोग बहुत ही कम पढ़े होंगे। आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो होंगे, हो सकता है मैग्नेटिज्म तक कुछ लोग पढ़ चुके होंगे पूरा का पूरा। एसी भी कुछ कुछ लोग पढ़ चुके होंगे शायद, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, बिकॉज अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग पेस के साथ जो है वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा सिलेबस, क्योंकि सैम्पल पेपर तो आपको 70 मार्क्स का है और पूरे 3 आवर्स का है, तो उसमें जो है आपके कंप्लीट सिलेबस से सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो अभी तो आपको शायद नहीं समझ में आएगा जो चैप्टर्स आप नहीं पढ़े होंगे, हाँ, बट जो पढ़ चुके होंगे आप उनको ज़रूर कनेक्ट करिएगा कि जो आपने पढ़ा है क्या उससे आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और फिलहाल के लिए मैं तो पूरा सोल्यूशन आपको करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी करे हुए। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, 25-26 का सैंपल पेपर आईएससी बोर्ड के बच्चों का, ठीक है, जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनका फिजिक्स का पेपर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सारे बच्चों को पता है टोटल 70 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। फिजिक्स पेपर 1 थ्योरी पार्ट से आपको लिख करके आता है, दूसरा प्रैक्टिकल पेपर होता है आपका। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 70 होता है। टोटल टाइम जो होती है वो 3 आवर्स की होती है प्यारे बच्चों। 15 मिनट आपको एडिशनल टाइम दी जाती है फॉर क्वेश्चन पेपर रीडिंग। ठीक है, 15 मिनट में आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखना होता है, केवल और केवल क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए एडिशनल 15 मिनट दिए जाते हैं। ये सीबीएसई में नहीं होता है। ठीक है, आईएससी बोर्ड के बच्चों के साथ ऐसा होता है एडिशनल 15 मिनट, तो आपको थोड़ी अच्छी वाली फीलिंग आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पे कुछ और भी बातें डिस्कस कर लेते हैं पेपर से रिलेटेड। एडिशनल 15 मिनट मिलता है, आपको पता ही है। यहाँ पे टोटल जो है वो बेसिकली आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कई बार आपको पेपर वगैरह जो मिलता है, ये थर्ड वाला स्टेप, टोटल 14 पेजेस के हैं, वो लिख करके दिए हुए हैं। एंड देन आफ्टर देयर आर 4 सेक्शंस इन दिस पेपर, ABCD। सेक्शन 1 1 मार्क क्वेश्चन है, सेक्शन 2 2 मार्क्स क्वेश्चन है, सेक्शन 3 जो है वो आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन है, और सेक्शन डी जो है बेटा वो है हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, सारे ही क्वेश्चंस के मार्क्स उसी के सामने लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन ए की शुरुआत हम करेंगे। टोटल 14 मार्क्स की ये लड़ाई है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो अभी तो मैं सैंपल पेपर डिस्कस कर रहा हूं, हमारे इसी चैनल पे मैं आपको लाइव क्लासेस भी शाम के टाइम पे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में 7:45 to 8:45 डेली क्लास चल रही होती है। लाइव क्लासेस सारे ही चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, मैं ही क्लास ले रहा होता हूँ। ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए उमेश सर और बाकी के फैकल्टीज जो है हमारे मैथ्स और बायोलॉजी की भी क्लासेस ले रहे होते हैं। तो लाइव क्लासेस आपको PCMB चारों सब्जेक्ट्स यहाँ पे हमारे इस चैनल पे मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसको आराम से एक्सेस कर सकते हो और कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो, पूरा पैकेज है। ठीक है, उसको कोई चार्ज नहीं देना है आपको, बिल्कुल यूट्यूब पे सारे बच्चों के लिए फ्री है। पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि प्यारे बच्चे अभी तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम सैंपल पेपर आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट में जब आपका पेपर बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे ही मतलब पेपर स्टार्ट होने वाला होगा, तो लगभग 4 डेज बिफोर एक ब्लूप्रिंट हम लोग देते हैं। ब्लूप्रिंट तो बेसिकली जो है वो दे दिया जाता है, जो दे देते हैं, जो गैप आपका मिलता है, जैसे मान लो मैथ्स का पेपर हुआ फिर फिजिक्स का पेपर होगा, तो बीच में अगर 6 डेज का गैप है तो उसी गैप के पहले ही दिन आपको ब्लूप्रिंट पकड़ा देंगे। ठीक है, और उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से 5 to 6 डेज जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। काफ़ी सारा कुछ वहाँ से प्रिपेयर आपका हो जाता है। लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस था कि 90% उसी ब्लूप्रिंट में से क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका मिल गया था। ठीक है, तो इस बार भी वैसा ही होगा। इसलिए बेटा लोग जितने भी आईएससी बोर्ड के बच्चे हैं, इस चैनल को बहुत संभाल करके रखिएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और इस तरीके से हमारे साथ जुड़िए ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स लेकर के आने हैं क्लास 12th के पेपर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन ए की कहानी को। कंप्लीट सोल्यूशन में आपको देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे ए वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि इन क्वेश्चन 1st to 7th, ठीक है,
मतलब फर्स्ट टू 7 जो नीचे अभी 7 तक क्वेश्चन जाने वाला है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ABCD फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपके एग्जाम में तो जो पेपर होता है वो 3 घंटे का बनता है, उसमें कई सारे ऑप्शंस भी होते हैं, बट हम यहाँ पे सारे ही करने वाले हैं, ऑप्शंस वाले भी करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हमारा जो पेपर हो थोड़ा और पहले हो जाए, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगे, ठीक है ना बच्चे लोग। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा। वैसे जब आप पूरा पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो लिखा है कि 2 पॉइंट चार्जेस 50 नैनोकूलॉम माइनस 50 नैनोकूलॉम सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, यानी ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वेल इनसाइड अ लार्ज स्फेयर ऑफ रेडियस, ये रेडियम नहीं रेडियस होगा, यहाँ पे रेडियस लिखा होगा, ठीक है, रेडियस 1 मीटर की रेडियस है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग फ्रॉम द स्फेयर इज, भाई कोई भी बच्चा बोल सकता है 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है नेट इंक्लूड चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और नेट इंक्लूड चार्ज की बात अगर करोगे तो ये +50 और -50 मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है बच्चे, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो 0 आने वाला है। गॉस थ्योरम का बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है। 3 straight parallel wires are coplanar and perpendicular to plane of the page, ठीक है। The current I1 and I3 are directed out of the page, यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, ये वायर 1 है, वायर 2 है, वायर 3 है। वायर 1 जो है यहाँ पे, वायर 1 जो है और 2 और 3 इन तीनों के बारे में क्या बोल रहा है, द करेंट्स I1 एंड I3 आर डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेज। I1 और I3 में करंट जो है वो मतलब आउट ऑफ द पेज जा रही है। द इफ वायर 3 एक्सपीरियंसेस नो फोर्स ड्यू टू द करेंट्स I1 एंड I2 देन द करंट इन द वायर I2 इज। देखिए क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारे पास पहला वायर और तीसरा वायर है, ये जो वायर है इसमें करंट जो है वो बच्चे बाहर जा रही है I1, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ एक थर्ड वायर है, इसमें भी करंट बाहर जा रही है और इसको आप I3 बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास सेकेंड वायर है ये वाला, इसमें ये कह रहे हैं कि कितना करंट जाए और वो उसकी डायरेक्शन भी पूछी जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कंडीशन ये दिया हुआ है कि हमारे पास दिन जो वायर 3 है उस पर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। ये जो वायर 3 है बेटा सॉरी, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। देखो मौसम थोड़ा रंगीन बना हुआ है, बाहर बारिश वारिश का माहौल है, बारिश काफ़ी दिनों से हो रही है, बेसिकली 4-5 दिनों से हो रही है, और इस बीच में हेल्थ का इशू सभी लोगों के साथ है, तो हमारा भी जो थ्रोट है थोड़ा सा सही वर्क नहीं कर रहा है, तो बीच में अगर आपको वॉइस से रिलेटेड कुछ इशू है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा बच्चे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे I1 और I3, हाँ तो क्वेश्चन कह रहा था कि I3 पे नेट फोर्स 0 है, तो बताइए ये I2 की कहानी क्या है। देखो ये बात किस बात पे बेस्ड है, ये आपने पढ़ा होगा कि जैसे हमारे पास 2 वायर हैं, ठीक है, 2 वायर हैं, अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है तो बताओ ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, सोच के देखिए। तो ये जो वायर है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर बनाता है, और जब ये अंदर बनाता है तो ये इधर, यानी कि इस केस में ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिज्म में आपको पढ़ाया जाता है कि 2 पैरेलल वायर करंट अगर चल रही है सेम डायरेक्शन में तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सोच के देखो ये I1 और I3 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक, मतलब I3 ऊपर जा रहा होगा, तो ये जो I2 है बच्चे इसमें करंट क्रॉस देनी पड़ेगी ताकि ये इसको रिपेल कर पाए। बात एकदम सीधी सी है, मतलब वायर 2 में करंट इनवर्ड होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो इनटू द पेपर, उसके बाद से इनटू द पेपर, आउट ऑफ द पेज का खत्म कहानी, आउट ऑफ द पेज का खत्म कहानी, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, अब हमारे पास ये बचे हुए 2 ऑप्शन है, इन्हीं दोनों में से कोई जवाब देना है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि इनटू द पेपर, अब हमें ये देखना है कि ये वैल्यूज किस तरीके से होनी चाहिए। तो देखो अब ये दोनों फोर्सेस बराबर कर दो, ये जो फोर्स है बच्चे मान लो F1 है, ये जो फोर्स है वो क्या है, F2 है, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस को बराबर कर दो ताकि नेट फोर्स हो जाए 0। तो दोनों फोर्सेस को बराबर जब आप करेंगे, F1 बराबर क्या करेंगे, F2, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला क्या होता है, μ0/2 I1 I3 डिवाइड बाई डिस्टेंस। इससे यहां तक की जो दूरी है वो क्या दिया था, 2r दिया हुआ था, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे, फार्मूला है डायरेक्टली, और ये है μ0/2, यहाँ पे आएगा I2 I3 डिवाइड बाई, अब इसकी बीच की दूरी तो r दिया था, तो ये सारा कुछ कट गया बच्चे, है ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि I2 जो है वो 0.5 I1 के बराबर आ रही है। मैंने कौन सा फार्मूला लगाया,
फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई डी। दो वायर होते हैं, दोनों में अगर करंट चल रही है, एक में करंट चल रही है I1, दूसरे में करंट चल रही है I2, दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है। तो यूनिट लेंथ पे जो दोनों फोर्स लगाते हैं उसका ये फार्मूला है और इसी फार्मूले से ये सवाल बनेगा। तो I2 बराबर 0.5 I1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, बोलो बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा आपको देखो क्या है ना, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो बड़ा आसान होता है आईएससी बोर्ड के बच्चों का। ठीक है, जरूरत है आपको कुल टोटल जितने भी फार्मूले आपके सिलेबस में हैं, फार्मूलों पे अच्छी पकड़ बना करके रखने की, कि मतलब जो फार्मूले हैं उसमें कौन सी वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। बेहतर होगा कि आप फार्मूले को डायग्राम से रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है बच्चे, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। कितना बढ़िया बात बोला है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। प्यारे बच्चे, क्यूरी लॉ ऑफ, है ना, क्यूरी लॉ जो पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लगाया जाता है, इन्होंने डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बोल रखा है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में आपको तो ये बात पता ही होगा, ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, बिकॉज दोनों ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्पिन दोनों ही प्रेजेंट होती है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ए आने वाला है, क्योंकि बाकियों में तो ऐसा है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर लेना है, ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, तो किसी भी टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होता तो ससेप्टिबिलिटी जो है वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, दैट मीन्स कि ये वाला ग्राफ बनता पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑफ फोटोन ऑफ सेम एनर्जी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो उनकी वेवलेंथ का हम लोगों को रिलेशन निकालना है। देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है प्यारे बच्चे, उसका फार्मूला आपको पता है, E इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लैम्डा। ठीक, ये फोटोन के लिए पिक्चर है। इलेक्ट्रॉन के लिए होता है एनर्जी का जो फार्मूला, और वो भी लैम्डा के टर्म में रिलेट करने की बात कर रहे हैं, तो इसका तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं। हमारे पास लैम्डा का फार्मूला आपको याद है, एच अपॉन पी, पी बराबर अंडर रूट 2m के, है ना, 2m के इस काइनेटिक एनर्जी, बोले तो एनर्जी स्क्वायर कर दो ताकि ये रूट हट जाए, तकलीफ दे रहा है ना। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m बोले तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन है। तो यहां से आप देखिए कि यानी काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ये नीचे चला जाएगा, यानी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m लैम्डा ई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो कहना चाह रहे हैं कि ये जो एनर्जी है और ये जो एनर्जी है वो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, E बराबर के कर दीजिए। तो जब E बराबर के करोगे प्यारे बच्चे, तो एच सी बाई लैम्डा ऑफ फोटोन बराबर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m और लैम्डा ई का स्क्वायर। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि लैम्डा ऑफ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ऑफ ई स्क्वायर। तो लैम्डा ऑफ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ऑफ ई स्क्वायर, क्योंकि आप इसको रिवर्स कर दीजिए, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना प्यारे बच्चे, लैम्डा पी डिवाइड बाई एच सी बराबर एच स्क्वायर डिवाइड बाई, एच स्क्वायर को उल्टा करना था अपने को, तो यहाँ पे आएगा 2m डिवाइड बाई एच स्क्वायर और ये लैम्डा ई का स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है ये कांस्टेंट है, तो साफ साफ दिख रहा है कि लैम्डा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई, और ये भाई इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बारे में मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो बड़े काम की है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं। ठीक, देखो लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स पीएन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। अब पीएन जो जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो ये जो है हमारे पास, देखो ये पी टर्मिनल होता है, ठीक, तो ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। पी किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, मगर वो ज्यादा पॉजिटिव है, तो नो डाउट ये फॉरवर्ड बायसिंग है, एकदम सही। उसके बाद यहाँ पे क्या है बच्चे, ये भी फॉरवर्ड बायसिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये P है,
ये n है और p ज्यादा पॉजिटिव से कनेक्टेड है बिकॉज ये अर्थिंग है, तो अर्थिंग का पोटेंशियल 0 होता है, तो ये भी फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। ठीक, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो देखो ये p टर्मिनल है, ये n टर्मिनल है, और अगर ध्यान से देखो तो ये -5 है और ये -12 है। अगेन -5 इज मोर पॉजिटिव, दैट मीन्स कि ये भी क्या है बच्चा, फॉरवर्ड बायस है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये रिवर्स बायस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिवर्स बायस है। क्वेश्चन में लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज द पीएन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। आंसर होना चाहिए PQR। आंसर इसका क्या होना चाहिए, आंसर इसका होना चाहिए PQR। सही आंसर होना चाहिए बच्चा PQR। इन्होंने लिखा है PQSR PRQS। देखो PQR तीनों ही फॉरवर्ड बायस में है, बट ऑप्शन के हिसाब से आपको चेक करना है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारे को फिट बैठ रहा है। तो देखो भाई, इन्होंने लिखा है PQS, तो S तो रिवर्स बायस है, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक, ओनली R लिख दिया, ओनली के वजह से वो साथ में R लिखा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ओनली P एंड R, हालांकि अब कायदे से देखा जाए तो P एंड R बोथ फॉरवर्ड बायस में है। यहाँ पे Q और S लिख के S रिवर्स बायस में जा चुका है, इसलिए सही जवाब इसका क्या होगा, C होगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला। वास्तव में इसमें 3 जो है वो आंसर हैं जिसमें फॉरवर्ड बायस में जुड़े हुए हैं। P, Q और R तीनों के तीनों फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बट ऑप्शन में Q, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें PQR है। बट जो ऐसी सिचुएशन जब भी फंसती है बच्चे लोग, तो ये ध्यान रखना प्यारे बच्चे, मोर एक्यूरेट आंसर चेक करना होता है। ठीक है, मोर एक्यूरेट आंसर आपको बताना होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट PQR। हालांकि फिर ओनली शब्द इनको नहीं लगाना चाहिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन के फ्रेमिंग में। ओनली लिख करके हालांकि इन्होंने गलत तो कर दिया है, बट फिर भी अगर मुझे इन 4 में से ही सिलेक्ट करना हो तो D और A हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें S लगा रखा है, तो S तो जो है कि रिवर्स बायसिंग में है। और ओनली R लिख करके फिर कहीं ना कहीं B और C में अगर मैं बात करूं तो C इज मोर एक्यूरेट आंसर, दैट्स वाई द आंसर मस्ट बी C ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। But still you have to remember that complete answer is P, Q and R। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस जब कभी भी आपके एग्जाम में बने तो आपको ये टेक्निक का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा इन्होंने साइकोलॉजिकली फ्रेम करने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन को, कि बच्चा जानता हुआ भी आंसर और ना टिक कर पाए। ठीक है, ऑप्शन में घुमाया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म। किसी भी प्रिज्म पे जब व्हाइट लाइट गिरती है ना प्यारे बच्चे, तो आपको याद होगा कि लाइट जो है वो जब जाती है तो सबसे ऊपर रेड कलर आता है। सबसे ऊपर क्या आता है, रेड कलर, सबसे नीचे क्या आता है, वायलेट कलर। यानी रेड कलर का डिस्पर्जन, रेड कलर का डेविएशन है ना, डेविएशन होता है इनिशियल डायरेक्शन से ये एंगल, तो रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है और साथ में डिस्पर्जन भी होता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रहा है, डेविएट्स एज वेल एज डिस्पर्स इंसिडेंट लाइट। ओनली डिस्पर्जन ना, ओनली क्यों, ओनली डेविएट्स नहीं, डेविएट्स एज वेल एज डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट। ऑप्शन नंबर सी, बोलो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रही है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। एसेशन रीजन का सवाल आपको करना है, इसका सही वाला जवाब, और ध्यान से पढ़ लीजिए। लिखा है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल इंक्रीज इफ द मिरर इज प्लेस्ड इन वाटर। ये तो सीधे सीधे जो है इन्होंने जो ये बोला है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल इंक्रीज। कोई कॉन्वेक्स मिरर है, उसका फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा जब वो पानी में डाल दिया जाएगा। ध्यान रखना, ये सवाल भी बच्चे लोग जल्दीबाजी में गलत कर देंगे। अगर ये लेंस होता तो नो डाउट ये सही होता, बट मिरर में काहे का कहानी, मिरर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूज ही नहीं है। आपकी उसके फोकल लेंथ के फार्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूज आता ही नहीं है। पानी में डालोगे सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा। तो यहाँ पे मिरर के केस में ध्यान रखना है, कोई भी फोकल लेंथ में चेंज नहीं आएगा। लेंस होता तो चेंज आता, यानी भाई मेरा एसेर्शन गलत है। और अगर अपने ऑप्शन पे नजर दौड़ाएंगे ना बच्चे, तो कभी भी अगर एसेर्शन गलत है, आंख मूंद के ऑप्शन नंबर डी टिक कर दिया करो, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें एसेर्शन गलत है, वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला, समझ में आया? बाकी सब में एसेर्शन सही होता है। एसेर्शन रीजन वाले सवालों में जो ऑप्शन दिया होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सारे ही ऑप्शंस में एसेर्शन को सही तो माना ही जाता है, केवल डी ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें एसेर्शन
रॉन्ग दिया जाता है। तो इसमें तो असर्शन रॉन्ग हो चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, असर्शन इज फॉल्स। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, शो ग्राफिकली हाउ हीटिंग पावर डेवलप्ड इन इट वैरीज विद द करंट। देखो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, अच्छा ये अब ऑब्जेक्टिव और असर्शन रीजन नहीं है, ये आपको लिखने वाला सवाल है। करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर इज ग्रेजुअली इंक्रीज, मतलब करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। सो ग्राफिकली मतलब ग्राफ बना के दिखाइए, हाउ हीटिंग पावर डेवलप्ड इन इट वैरीज विद करंट। बच्चे मेरे, पावर जो होती है वो आई स्क्वायर आर होती है, बोलो मानोगे? तो इन्होंने पावर और करंट के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करी है। तो ध्यान से देखो, तो ये तो क्वाड्रेटिक है। करंट जो है मान लो यहां ले लिया आपने, पावर जो है वो आपने यहां ले लिया, ठीक। तो यहां पे इन्होंने जो बोला है कि ग्राफ बना करके दिखाओ, ठीक। तो यहां पे अगर ग्राफ हम लोग बनाए तो ये तो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है बोलो? क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे, अच्छा ये एसी चल रही थी, डीसी चल रही थी, करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, यानी कि करंट को वो ग्रेजुअली इंक्रीज कराने की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ इंक्रीज ही कराना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एसी चला रहे हैं तो करंट जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, यानी केवल आगे की कहानी हमको बतानी है। तो भाई मेरे ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ये पैराबोला, कंप्लीट पैराबोला बनता तो ये पूरा इधर से बन जाता, हमने केवल आगे की तरफ का बना दिया। करंट इंक्रीज कर रही है, पावर भी इंक्रीज कर रही है, आप चाहो तो लिख दो पैराबोला, पैराबोला, ठीक। चलो नेक्स्ट लिखा है, स्टेट वन मेथड टू मिनिमाइज फ्लक्स लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स लॉस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो आंसर है कि जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती हैं वो उनको एक दूसरे के काफी क्लोज रख करके, राइट, व्हेन वी मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, देन फ्लक्स लॉस डिक्रीजेज। इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर वी कैन यूज सिंगल कोर ट्रांसफार्मर, मतलब एक ही कोर के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही लेमिनेटेड फॉर्म में लपेटे जा सकते हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके से आप एक ही कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक उसी पे प्राइमरी कॉइल लपेट दिया इस तरफ से, और उसी पे दूसरी तरफ से ऐसे क्या लपेट दिया, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ये आपको पढ़ाते समय बताया गया होगा, मैंने भी बताया है, तो आपको जो है वो ये बात समझ में आ रही होगी। मैंने अभी बताया नहीं है क्योंकि अभी तो ऑफकोर्स हम भी जो पढ़ा रहे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा देंगे। अभी सैम्पल पेपर बहुत पहले आ गया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम जब आप बेसिकली पूरा सिलेबस ख़त्म कर लोगे तभी तो ये सैम्पल पेपर आप जो है कि पूरी तरीके से समझ पाओगे। तो उस समय तक सब जगह बच्चे पढ़ चुके होंगे, आप भी पढ़ चुके होंगे, हम भी पढ़ा चुके होंगे, और उम्मीद है आप उस समय आंसर भी जरूर कर पा रहे होंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो लिखा है कि why are the Zeeman telescope of reflecting type, give any one scientific reason, why are Zeeman telescopes of reflecting type? ओके, ये क्वेश्चन में एरर थोड़ा सा हमारे टाइपराइटर साहब ने कर दिया। मेरे पास पेपर है तो मैं इससे आपको मिला करके और कंप्लीट बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ, ठीक है। लिखा है कि वाई आर जीएंट टेलीस्कोप ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप। अच्छा ओके, सॉरी, ठीक है, इन्होंने ये बोला है, मैं उसको जल्दी पढ़ गया। लिखा है वाई आर जीएंट टेलीस्कोप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप, वाई आर जीएंट टेलीस्कोप ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जीएंट टेलीस्कोप जो होती हैं वो रिफ्लेक्टिंग टाइप की क्यों होती हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। यस, हमारा वाई आर लिखा है ना, वाई आर जीएंट टेलीस्कोप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो इसका जो आंसर है, देखो जीएंट टेलीस्कोप्स जो होती हैं बेसिकली हेवनली सिचुएटेड बॉडीज को देखने के काम में आती हैं। तो हम लोगों को वहां पे ऑब्जेक्टिव का लार्ज साइज इस्तेमाल करना पड़ता है, और लार्ज साइज का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लेंस में अगर बनाएंगे तो उसमें एबिरेशन होगा, ठीक।
जो फाइनल इमेज बनेगी वो काफ़ी ब्लर भी हो सकती है क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब होगी लेंस के अंदर, ठीक। और उसमें एबरेशन में भी क्रोमेटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन दोनों ही हो सकेगा। फाइनल इमेज जो बनेगी उसकी इंटेंसिटी भी बहुत कम होगी। इस समस्या से बचने के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगाया, लाइक मिरर लगाया, ठीक है। मिरर में क्या होगा, लार्ज साइज का हमारा मिरर कंस्ट्रक्ट करना बड़ा इजी होता है और उसमें पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगा करके हम उसे फ्री फ्रॉम एबिरेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इमेज बनेगी फाइनल, उसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी और उसकी रिजॉल्विंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा होगी। मैं मतलब फाइनल आपको आंसर क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। बाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप intensity of final image is very high and it is free from aberration as well as its resolving power is more। तो ये तीन बातें आपको लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। गिव एनी वन एग्जाम्पल वेयर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ट्रेवल्स अनडेविएटेड, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा तो रही है बट डेविएट नहीं कर रही है। प्यारे बच्चे, इसकी एक ही केस ही होती है, बाकी हर केस में ये डेविएट कर जाएगी। और केस ये होती है कि जैसे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। तो जब कभी भी लाइट नॉर्मली पड़ती है तो ये अनडेविएटेड चली जाती है। बाकी किसी भी केस में आप एंगल पे जब मारोगे डेविएशन जरूर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस नॉर्मली, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है और तगड़ी वाली इंफॉर्मेशन है, बट पहले करेंगे सोल्यूशन, उसके बाद करेंगे इंफॉर्मेशन की बात, ठीक है। देखिए, तुम लोगों को समझ में तो आ रहा है ना बच्चे। देखो, अभी के लिए बेसिकली जिन लोगों ने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा होगा, ऑफकोर्स नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, बट जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में आपको इस पेपर का लिंक भी आप मिल जाएगा आपको, तो आप फटाफट जो है वो लिंक को, पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो जिस चैप्टर से वो आए हुए हैं, फिर उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन आप रेफरेंस ले सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। चलो देखते हैं। लिखा है कि टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग द सेम चार्जेस बट डिफरेंट मासेस। ओके, यानी कि इन्होंने बोला है कि चार्ज तो भाई मेरा सेम है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज उनका सेम है, बट मास जो है वो बच्चे अलग है। पासेस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, दोनों को एक पोटेंशियल डिफरेंस से पास करा है, या बोले तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। When V is varied, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब वैरी करेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल वैरीज, यानी कुल मिलाकर के डी ब्रॉगली वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी है ये, है ना। विच ग्राफ इज फॉर हैवियर पार्टिकल एंड वाई, इनमें से कौन सा ग्राफ, ये जो दो ग्राफ बनाए गए हैं, कौन सा ग्राफ हैवियर पार्टिकल के लिए और क्यों है। लैम्डा और ये जो V दे रखा है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, उसके बीच में ग्राफ बना हुआ है। देखो प्यारे बच्चे, लैम्डा बराबर होता है दोस्त H अपॉन P और ये होता है H अपॉन अंडर रूट 2mk और ये होता है H अपॉन अंडर रूट 2m और फिर ये होता है Q डेल्टा V, सही है, ये होता है Q डेल्टा V। ओके, तो अब अगर आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, तो ये आएगा लैम्डा बराबर ओके H अपॉन अंडर रूट 2mq को कर लो एक चादर में, एक चादर का मतलब एक ब्रैकेट में, और 1 बाई अंडर रूट डेल्टा वी को कर दो दूसरे ब्रैकेट में, ठीक। अब ये जो डेल्टा वी है उसी को उन्होंने वी ले रखा है, तो बात समझने वाली है, ठीक। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इसको इन्होंने x बनाया क्योंकि ये x एक्सिस पे लैम्डा लिया है, इस पूरे को इन्होंने y बनाया, पूरे को 1 बाई, आप देख सकते हैं 1 बाई वी लिखा हुआ है, यानी इस पूरे को इन्होंने क्या बनाया, y बना दिया, बीच में इक्वल लगा हुआ है। तो भैया मेरे x और y में ये लीनियर रिलेशन है, ओ सॉरी मैं उल्टा बोल गया, इसको बनाया उन्होंने y और इसको बनाया उन्होंने x। तो ये किसका काम कर रहा है, ये पूरा ब्रैकेट जो है वो स्लोप का काम कर रहा है, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्लोप स्लोप स्लोप, है ना। ये पूरा का पूरा स्लोप है, पूरा का पूरा क्या है, स्लोप है।
y बराबर mx प्लस सी का पैटर्न चल रहा है। तो हमको ये दिख रहा है कि ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखो इसका स्लोप कम है, नीचे वाले का इस वाले का स्लोप क्या दिख रहा है मेरे को, कम दिख रहा है। स्लोप ये पूरा ब्रैकेट देगा, तो चार्ज तो दोनों का सेम था, एच प्लैंक कांस्टेंट सेम होता है, तो जिसका मास कम होगा उसका स्लोप कम होगा, है ना बच्चे। जिसका मास कम होगा उसका स्लोप क्या होगा, जिसका मास कम होगा, सॉरी, जिसका मास कम होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्लोप है। देखो स्लोप जो है इस पूरे में क्या है, आंसर है h अपॉन अंडर रूट 2mq, 2mq। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। तो जिसका स्लोप कम उसका मास ज्यादा, यानी ये जो a वाला पार्टिकल है ये हैवियर होगा, इसका मास जो है वो ज्यादा होगा। बोलो, यानी स्लोप ऑफ a इज लेस देन स्लोप ऑफ b। ठीक, b यहां ग्राफ से देखने को मिल रहा है, यानी मास ऑफ पार्टिकल a विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ पार्टिकल b। यानी जो हमारे पास a वाला जो पार्टिकल है, ये वाला a वाला पार्टिकल जो है वो हैवियर होगा, यानी पार्टिकल a इज हैवियर। पार्टिकल ए जो है वो हैवियर होगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आईएससी बोर्ड ने इन क्वेश्चंस का आंसर्स भी अपने साइट पे दिया हुआ है, बट जब आप उनके साइट को देखोगे, उनके आंसर्स को देखोगे, तो इसका आंसर उन्होंने रिवर्स दे रखा है, बी वाले को उन्होंने दे रखा है। बट ध्यान रखना बच्चा, वो सही नहीं है, सही आंसर जो है वो आपका यही होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर मेरे साथ एग्जाम में ऐसा होगा तब क्या होगा। अरे भाई, एग्जाम में आपके सामने आंसर थोड़े होगा, आपके सामने क्वेश्चन ही होगा ना, तो क्वेश्चन तो 100% सही है, आंसर भी दिया जा सकता है, तो जो सही आंसर है आप उसको लिखिए। ठीक, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है कोई बच्चे लोग इसका सोल्यूशन कहीं से ढूंढ निकालें और उसके बाद कहेंगे नहीं सर ये तो ऐसे दे रखा है। तो मैं पहले ही ये बात आपको बता दूं कि आपको इस पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो सही सोल्यूशन है, सही आंसर है वो ये है, उनका आंसर इसका बी दे रखा गया है जो सही नहीं होगा। सोल्यूशन आपके सामने है, आप खुद भी समझदार हैं, मान सकते हैं, जान सकते हैं चीजों को। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। What happens when an electron collides with a positron? क्या बढ़िया बात लिखी है, ये तो सवाल मतलब आईएससी बोर्ड का एकदम समझ लो, क्या ही बोले, सुपरस्टार सवाल है। ठीक है, एकदम से ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हो, हर साल आता है भाई। पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन आता ही आता है। ठीक है, यहां पे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जब ये टकराएंगे भाई साहब, वो आपस में एनिहिलेट हो जाएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और फोटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप यही बोलेंगे, दे विल एनिहिलेट एंड प्रोड्यूस फोटॉन्स, गामा फोटॉन्स। ठीक है, दैट विल बी द आंसर। What is the direction of flow of currents in a solar cell? सोलर सेल में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होती है, ये थोड़ा अच्छा ध्यान देने वाली बात है। अक्सर बच्चे लोग इसको ध्यान नहीं देते, हालांकि पढ़ाते समय तो हमने डिटेल में पढ़ाते हैं। देखो होता क्या है कि जब सोलर सेल आप बनाते हो, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल करते हो प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे मान लो ये एन टाइप है, यहाँ पे आप मान लो ये पी टाइप है। ठीक है, जब आप एन टाइप और पी टाइप जंक्शन बनाते हो तो यहाँ जंक्शन के पास में आपको पता होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है। जंक्शन के अंदर जब भी एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलाते हैं, जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एन से पी की तरफ होती है। इसी को बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, इसी को क्या बोलते थे, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब लाइट यहाँ पे गिरती है, बीच बीच में आपको पता ही है यहाँ पे मेटालिक कॉन्टैक्ट्स लगाए जाते हैं, ये सब सोलर सेल के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, जब आप यहाँ पे लाइट वाइट गिराते हो प्यारे बच्चे, ठीक है, लाइट जब आप गिराते हैं यहाँ से जो है वो मेटल का कॉन्टैक्ट यहाँ नीचे भी होता है, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ से दो टर्मिनल्स यहाँ पे ले जा करके जोड़ते हैं, तो ये दोनों टर्मिनल्स होते हैं। जब आप लाइट गिराते हो तो लाइट के गिरने से
जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बनता है, होल दन से भाग के नीचे चला जाता है, तो होल किधर भाग के गया भाई मेरा, नीचे, होल किधर भाग के गया, नीचे, और इलेक्ट्रॉन किधर भाग के चला जाता है, ऊपर, इलेक्ट्रॉन किधर भाग के चला जाता है, ऊपर। इस चक्कर में ये वाला एंड पॉजिटिव पोटेंशियल बना लेता है, ये वाला नेगेटिव, मानो जैसे बैटरी बन गई। अब अगर कल के दिन में कोई भी बच्चा इसके अंदर कोई लोड कनेक्ट कर दे, कोई लोड कनेक्ट कर दे, तो आपको पता है कि ये तो बैटरी है, करंट बना देगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल थ्रू आउट द लोड। तो ये होगी करंट जो इसमें जाएगी, तो ये करंट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे होकर के ऐसे आएगी। यानी अगर आप ध्यान से देखिए तो सोलर सेल के अंदर करंट जो है वो एन टर्मिनल से पी टर्मिनल की तरफ मूव कर रही होगी, एंड यही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि सोलर सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन बतलाइए। तो कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना। आपको अगर पूरी वर्किंग पता है, सारी चीजें ढंग से पता है, तो इसका आंसर तो गलत हो ही नहीं सकता। देखो लिखा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सोलर सेल, सोलर सेल के अंदर। तो सोलर सेल के अंदर करंट होगी फ्रॉम एन टर्मिनल टू पी टर्मिनल। ठीक है, बोलो भाई, चले आगे बढ़े। सेक्शन ए को भाई साहब हम लोगों ने निपटाइए लिया लगभग 20 to 25 मिनट्स में। ठीक है, अब आ जाते हैं, बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी 2 नंबर वाले सवाल, 2 नंबर वाले का मतलब 2 नंबर नहीं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, 2 नंबर का गलत ही मतलब निकल जाता है कई बार, नेगेटिव मीनिंग नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तो ये देखा सा लग रहा है, क्या पूछ रहे देखते हैं। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में हमको कैपेसिटेंस की बात करनी है, एंड सब प्लेट की एरिया ए दे रखा है, सेपरेशन जो है वो दो प्लेट के बीच की डी दे रखा है। देखो एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ से बैटरी जोड़ोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल वी होगा, ये 0 होगा। मतलब ये होगा कि यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा मतलब एक तरीके से आप देखिए ना, ये प्लस मान लो हो गया है ना, उसके बाद ये क्या है 0 का मतलब ये निगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप इधर से चेक करिए तो भी निगेटिव, उसके बाद से इधर से चेक करिए तो भी निगेटिव। ठीक है कि नहीं, इधर से चेक करिए तो भी निगेटिव, और भाई मेरा इधर से चेक करिए तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कितने कैपेसिटर बने साहब यहाँ, 2, एक ये बना C1 और एक ये बना C2, क्योंकि कैपेसिटर के लिए इक्वल और अपोजिट चार्जेज होने चाहिए। तो इक्वल और अपोजिट चार्जेज यहाँ पे और यहाँ पे मिल रहे हैं, देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो 2 कैपेसिटर बन रहे हैं। अब दोनों जुड़े कैसे हैं भाई, पैरेलल। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V-0 और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस है V-0। तो C1 एंड C2 आर पैरेलल, C1 एंड C2 आर पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा साहब, आंसर है C1 प्लस C2। और हमें पता है कि C1 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि दूरी दे रखा था, और वही C2 भी होगा, इसलिए सवाल का आंसर होगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। यहां चेक करिए, यहां चेक करिए, देखो ये प्लस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा, उसके बाद ये माइनस, फिर ये प्लस, है ना बच्चे, ये प्लस, अगेन ये भी प्लस, बट ये माइनस। तो कायदे से देखो तो यहां 3 कैपेसिटर बन गए, एक ये C1, एक ये C2, और भाई मेरे ये C3, और तीनों फिर से कैसे जुड़े हैं, पैरेलल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अभी पे क्या है V-0। तो अब की बार 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा, बात एकदम सीधी सी है। तो 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात, चले भाई आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, द करेंट I वर्सेस वोल्टेज ग्राफ फॉर अ कंडक्टर आर गिवन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। तो ये करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बना हुआ है, 2 अलग अलग टेम्परेचर पे ये ग्राफ बना हुआ है। तो एट विच टेम्परेचर T1 और T2 इज द रेजिस्टेंस हायर, कौन से टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो बेसिकली इस ग्राफ का स्लोप जो होगा, अगर हम नोटिस करें कि इसका स्लोप क्या होगा, तो ये होगा बच्चा I/V, और I/V क्या देता है आप बताइए, I/V क्या देता है, तो आंसर है कंडक्टेंस देता है। ये I/V क्या देता है,
कंडक्टेंस। अच्छा, या फिर इसी को क्या बोलो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है। यही क्या देता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है। अब साफ साफ मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो सेकेंड वाले का, ठीक है, स्लोप जो है वो सेकेंड वाले का कम है, किससे, स्लोप ऑफ फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले का स्लोप ज्यादा दिख रहा है, इंक्लिनेशन उसका ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्लोप से रेजिस्टेंस क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो 2 वाला, यानी इसको ऐसे लिख लो R2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, R1 होना चाहिए। और रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा उसमें टेम्परेचर भी ज्यादा, यानी T2 बड़ा होना चाहिए किससे, T1 से। T2 बड़ा होना चाहिए किससे, T1 से। तो एट विच टेम्परेचर T1 और T2 इज द रेजिस्टेंस हायर, तो किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा है बच्चा, किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आंसर है T2 पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। विच टेम्परेचर T1 और T2 इज हायर, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, तो आंसर है T2 वाला जो है वो ज्यादा है। तो T2 जो है वो दोनों में ही ज्यादा बनने वाला है, बात खत्म। ठीक, चलो आ जाओ भाई अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अरेंजमेंट ऑफ एन ऑक्सीजन आयन एंड 2 हाइड्रोजन आयंस इन वाटर मॉलिक्यूल्स इज शोन इन द फिगर। देखो बेसिकली है क्या, हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो 2 नेगेटिव आयन, यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यानी कि पॉजिटिव आयन। तो देखो यहाँ पे एक नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके क्या बनाएगा, एक डाइपोल आगे की तरफ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलकर के एक डाइपोल बनाएगा, ये बनाएगा आगे की तरफ, ठीक है। और ये है हमारे पास क्या, दोनों के बीच का एंगल। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, और एक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की बात करें तो चार्ज इनटू लेंथ, तो चार्ज एक का चार्ज कितना है, बोलो E है, और लेंथ कितना है, L है, तो E इंटू एल। दूसरे का चार्ज कितना है बच्चा, वो भी E और L, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा, E इंटू एल। यानी ये जो P है दोनों का वो सेम है, P दोनों का क्या है, सेम है। अब आप क्या करेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, यानी इनका करेंगे वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन जब करोगे तो ये देखो, ये जो P जा रहा है ऊपर, ये जो P जा रहा है नीचे, दोनों के बीच का एंगल दिया है थीटा। तो आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे एक कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लेंगे, यहाँ पे एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लेंगे, एक कंपोनेंट आगे की तरफ लेंगे। कंपोनेंट के लिए एंगल θ/2 इस्तेमाल करोगे, ये P है तो ये क्या आएगा, P cos θ/2, यहाँ आएगा P sin θ/2, नीचे भी जाएगा वही P sin θ/2, और यहाँ की तरफ जाएगा P cos θ/2। तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, ये दोनों कर जाएंगे कैंसिल। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो बनेगा वो बनेगा 2P cos θ/2। क्या बनेगा, 2P cos θ/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2P cos θ/2। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। और बेसिकली जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी शायद ये बात बताया था भी आपको, एक्चुअली लाइव क्लास लेते लेते ये आदत सी पड़ चुकी होती है कि लगता है कि बच्चे सामने हैं और वो कमेंटबाजी चल रही है, ठीक है, बच्चों लोगों का क्वेश्चन और आंसर। तो इसीलिए मैं बार बार जो है वो स्क्रीन पे भी नज़र चली जा रही है बार बार कि बच्चों का क्या कमेंट है। बट बाय द वे ये लेक्चर क्योंकि रिकॉर्डेड है तो इसलिए जो है यहाँ पे मतलब इस तरीके से कोई फैसिलिटी तो नहीं है कि बच्चे सामने बैठे हुए, बट आदत में है तो ऐसा बार बार स्क्रीन पे नज़र आ रही है। दूसरी एक चीज़ की देखो, मतलब अभी आपको एनर्जी में थोड़ा सा बदलाव मेरे नज़र आ रहा होगा क्योंकि बहुत बड़ा करामात अभी हुआ है। बेसिकली मैं जिस कैमरे से अभी शूट कर रहा था, बेसिकली लगभग 1 hour 15 minute का लेक्चर रिकॉर्ड मैंने जानबूझ करके, कि मेरे को लगा कि हो चुका है, कैमरा भाई स्विच ऑफ हो गया था, तो इसलिए मैं दोबारा इस चीज़ को कर रहा हूँ। तुम बच्चे लोग बस मेहनत से, जितनी मेहनत से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस उतनी मेहनत से इसको कंप्लीट जरूर कर लेना, क्योंकि ये डबल मेहनत जो है वो हो रही है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है एक इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या ही बोला जाए, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें हैं, कई बार हो जाता है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक। तो मुझे लगा कि सब चंगा सी और आगे भाई अपना सरेंडर कर चुका है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं EL बराबर P, ये कहानी थी, ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अब क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले अभी जस्ट सॉल्व ही किया था ये सारे, तो मेरे को तो तुरंत देखते ही समझ में आ जा रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है टू सेल्स ऑफ द सेम EMF बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ठीक है, आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, मतलब टोटल 20 क्वेश्चंस आपके पेपर में है। मैं 15 या 16 क्वेश्चन कर रहा था, तो मेरे को पता चला कि नहीं भाई वो सेकंड क्वेश्चन से ही बंद हो चुका है। ठीक है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन से दोबारा स्टार्ट किया। सोच के देखो, और वो भी पहले वाले क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव थे, धड़ाधड़ हो गए। बाद वाले जितने लेंदी क्वेश्चन थे मैंने वो करके मेहनत किया था, सोचो, है ना। तो बस तुम लोग भी इतनी मेहनत से इसको पढ़ जरूर लेना एक बार, ठीक है, और इससे एनालिसिस कर लेना कि बच्चे किस लेवल पे आप जो है प्रिपरेशन कर करके बैठे पड़े हैं, और अगर कहीं प्रिपरेशन में अभी भी कोई कमी हो तो उसको जरूर 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 मेहनत कर करके रिजॉल्व कर लीजिएगा। और हाँ, ब्लूप्रिंट तो आपको हम देने ही वाले हैं, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे, और वो ब्लूप्रिंट बहुत ही इफेक्टिवली काम करेगा। आप पाएंगे कि उसमें से 90 to 95% क्वेश्चन जो है वो आपके ISC बोर्ड के पेपर में रिपीट हो जाएंगे एग्जैक्टली। ठीक है, लास्ट टाइम की हिस्ट्री बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, कमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं जो बच्चों ने एग्ज़ाम देने के बाद आकर के, जब क्योंकि एग्ज़ाम के बाद हम लोग लाइव पेपर भी डिस्कस करते हैं तो उस समय आइडिया लग जाता है, और बच्चे लोगों के कमेंट्स को भी देखोगे तो पता चलेगा। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि चैनल के साथ आप सारे बच्चे लोग जुड़े रहिए, ठीक है। बहुत ही डेडिकेटेड टीम है जो आपके लिए वर्क कर रही है, और आप भी अगर जरा सा भी वर्क करेंगे टीम के साथ तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिजल्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा रियलिटी में, मतलब वो होगा 95 के आसपास। ठीक है, और मैं यही चाहता हूं कि सारे ही बच्चे लोग बेहतर रिजल्ट लेकर के आए, 95 प्लस लेकर के आए। ISC बोर्ड में बहुत ही ईजी होता है रिजल्ट्स को बेहतर बनाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टू सेल्स ऑफ द सेम EMF बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये कैपिटल R है, एज शोन इन द फिगर बिलो। द वोल्टमीटर V रीड्स 0, ये वोल्टमीटर 0 रीड कर रहा है। बच्चे एक बात बताओ, वोल्टमीटर यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, वो 0 रीड कर रहा है। यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का होगा टर्मिनल वोल्टेज, और वो होता है, टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर। अब V क्या होगा, 0 होगा, V तो 0 होगा, E तो E होगा, और फिर ये माइनस I जो है हमारे पास जो है वो करंट होगी, I जो है वो यहाँ पे क्या होगी, करंट होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I, और ये R की जगह पे क्या लिखेंगे, R1। तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा बच्चा, E बराबर IR1। रिजल्ट क्या आएगा, E बराबर IR1। अब अगर हम दूसरे वाले में आ जाए बच्चे, तो दूसरे वाले में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, जरा इसको चेक कर लेते हैं। द वोल्टमीटर V रीड्स 0, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर कैपिटल R इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। ये जो कैपिटल R है इसका एक्सप्रेशन बताइए R1 और R2 के टर्म में, R1 और R2 के टर्म में। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां से यहां इस बैटरी के लिए सोचूं तो मैं लिखूंगा V बराबर E माइनस आई आर, और R की जगह R2। मगर ये जो V है, सोचो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहां का पोटेंशियल इस जगह का पोटेंशियल है, इस जगह का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल, और यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ये 0 बता रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, और यहाँ वाला पोटेंशियल भाई साहब यहाँ पे है। इसका ये मतलब हुआ कि इसका पोटेंशियल यहाँ आ गया। तो सोचो ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस बराबर बैठा, तो अगर ये वाला डिफरेंस V है तो ये V है, और वही V यहाँ पे भी होगा जिसे आप IR लिखेंगे। क्या लिखेंगे, IR। तो E माइनस IR2, E माइनस IR2। अब ये देखो, हमको तो कैपिटल R की वैल्यू R1 R2 के टर्म में निकालनी है, तो आप यहां से E के जगह पे IR1 वहां पे प्लेस कर दीजिए। तो ये आ जाएगा IR बराबर IR1 माइनस IR2, I हर तरफ कट जाएगा, तो कैपिटल R बराबर R1 माइनस R2। कैपिटल R बराबर क्या होगा, R1 माइनस R2। ठीक है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। चलो, यस, दैट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये तो देखते ही समझ में आ गया होगा, मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज किस लिए निकाला, कैलकुलेट किया जाता है, यूज किया जाता है टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास कोई अननोन रेजिस्टेंस होता है, उसी को निकालने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं।
क्वेश्चन में लिखा है कि रमेश भाई साहब हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट को टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल आर, वो जो साइड वाला है, यूजिंग द सर्किट शोन इन द फिगर। एक्स इज द रेजिस्टेंस बॉक्स, ये यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है, एंड पी क्यू इज अ 10 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर वायर। ये पी क्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर वायर बोला जा रहा है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर। आगे इन्होंने बोला है, अच्छा देखो यहां पे इन्होंने जरूर लिखा है ये पोटेंशियोमीटर वायर, बट ये जो पोटेंशियोमीटर वायर इन्होंने लिखा है इस केस में क्या ये पोटेंशियोमीटर है कि मीटर ब्रिज है? तो आप कहोगे सर मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज में जो वायर लगता है, पोटेंशियोमीटर में जो वायर लगता है वो एक ही मटेरियल का बना होता है, तो आप इसलिए पोटेंशियोमीटर वायर बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन का एलॉय लगा होता है, ठीक है। ही क्लोज द की एंड इंसर्टेड एक्स बराबर 1 2 3 चलता जा रहा है, यानी इस एक्स को बार बार बदल रहा है, एंड रिकॉर्डेड द नल पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स के अलग अलग वैल्यूज के लिए ये नल पॉइंट को रिकॉर्ड कर रहा है, ये जो नल पॉइंट है उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेटिंग द कैपिटल आर। आंसर है वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आंसर क्या है? वैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, वैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इसका प्रिंसिपल होता है, वो सारे बच्चों को पता है, उसमें कुछ नया है नहीं। राइट डाउन अ रिलेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड एल। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, इधर का और इधर का रेशियो क्या रहता है? सेम रहता है, यानी हम लोगों को लिखना पड़ेगा x बाई एल बराबर r बाई 100 माइनस एल। तो यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल और इंटू एक्स, एंड दैट इज द आंसर। ये सब आपने पढ़ रखा है, मैंने भी आपको पढ़ा रखा है। अभी तो मैंने ये नहीं पढ़ा है, जिस दिन मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लेक्चर को, अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्टिंग में हैं और ये मिड में आता है, बट हाँ मैं होप कर रहा हूँ कि जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तब मैं इसको करा चुका हूँगा। क्यों? क्योंकि बच्चा ये तो सैम्पल पेपर है, आप देखोगे पूरा ये सैम्पल पेपर जो है वो ये सारे क्वेश्चंस आप करोगे कहीं ना कहीं सिलेबस एंड होने के बाद, ठीक है। तो उस समय तक तो ये हम भी करा चुके हैं, आप भी कर चुके हैं, तो ये इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलो क्वेश्चन में बोला है कि टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर G1 एंड G2 आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट दे हैव 50 टर्न्स एंड 20 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 10 एंड 1 ओम रिस्पेक्टिवली। परफॉर्म नेसेसरी कैलकुलेशंस टू चेक विच वन हैज ग्रेटर वोल्टेज सेंसिटिविटी। दो गैल्वेनोमीटर दे रखे हैं, टर्न्स अलग अलग है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, कह रहा है दोनों की वोल्टेज सेंसिटिविटी बताओ किसकी कम है किसकी ज़्यादा। तो पहले तो फार्मूला आना चाहिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, और इसको लिखने का तरीका होता है बच्चा एन ए बी डिवाइड बाई सी आर, एन ए बी डिवाइड बाई सी आर, ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो पहले वाले की आएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो पहले वाले की आएगी, पहले वाले में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 50, रेजिस्टेंस कितना है? 10, और बाकी टर्म तो सेम रहेगा, यानी ए बी डिवाइड बाई सी, तो ये आएगा 5AB डिवाइड बाई सी। ये पहले वाले की वोल्टेज सेंसिटिविटी है। सिमिलरली जब आप दूसरे वाले की वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालोगे ना बच्चे, VB2, तो ये आएगा 20 टर्न्स है, तो यहां पे लिखेंगे 20, रेजिस्टेंस कितना है? 1 है, तो 20 बाई 1, और यहां लिखेंगे AB बाई सी, यानी इस सवाल का आंसर आएगा 20 AB बाई सी। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि दूसरे वाले की वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सी लिखा हुआ है नीचे, दूसरे वाले की वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा है पहले वाले के रिस्पेक्ट में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ सेकेंड गैल्वेनोमीटर इज मोर देन द फर्स्ट गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये 20 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है टू सिमिलर कॉन्वेक्स लेंसेज आर मेड अप ऑफ द टू डिफरेंट मटेरियल्स, आपको दिख रहा होगा, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेटअप्स। कितनी इमेजेस बन रही हैं? देखो प्यारे बच्चे, ये वाला जो हिस्सा है वो अलग फोकल लेंथ देगा,
ये वाला अलग, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आ रहा है। तो दो फोकस आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? दो फोकस, और हर एक फोकस अलग अलग इमेज बनाएगा, तो इसका मतलब 2 इमेजेस बनने वाली हैं। 2 क्या बनने वाली हैं? इमेजेस। यहां आ जाइए, इस पूरे का एक ही फोकस होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साथ में मिलकर के फोकल लेंथ बना रहे हैं। पूरे में आधे में ये भरा है, आधे में ये भरा है, इसलिए तो यहां पे 1 फोकस आएगा, एक ही फोकस आएगा, और एक ही फोकस आएगा तो एक ही इमेज भी बनेगी। एक ही क्या बनेगी? इमेज भी बनेगी। ठीक, तो सिंगल इमेज बनेगी। एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन रडार्स। माइक्रोवेव्स। रडार में भाई साहब वही वाली वेव जो दूर तक जाती हैं बिना धराए। बिना धराए का मतलब समझ रहे हो? बिना पकड़ में आए दूर तक चली जाती हैं, तो माइक्रोवेव्स। और क्रिस्टलोग्राफी में भैया मेरे एक्सरेज इस्तेमाल की जाती हैं। क्रिस्टलोग्राफी का मतलब होता है कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स पता करने के लिए, जो अर्थ क्रस्ट से कोई मटेरियल मिला तो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जानने के लिए एक्सरेज डाली जाती हैं, बिकॉज इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होती है, और ये आसानी से क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया हम लोगों को दे ही जाती हैं। सवाल नंबर 8, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज ए। अच्छा, यानी ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये, जिसे ए बोला जा रहा है। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज डब्ल्यू नॉट, ये नॉट नीचे होगा यहाँ पे, डब्ल्यू नॉट। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड के टाइम्स, कितना थी नहीं पता, बट उसको के टाइम कर दिया, देन कैलकुलेट द। एक बात तो तय है, आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो कि होती है एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस के मैक्स। पहले केस में कोई फ्रीक्वेंसी थी, वर्क फंक्शन था डब्ल्यू नॉट, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी ए। सवाल नंबर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी जो आ रही है उसको के टाइम्स कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे के टाइम्स ऑफ एच न्यू हो जाएगा। वर्क फंक्शन तो भाई वही रहेगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है दोस्त, तो हम लोगों को यहां पे बेसिकली एक नई काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, हम लोगों को मिलेगी एक नई काइनेटिक एनर्जी। तो इस नई काइनेटिक एनर्जी को निकाल लेते हैं, फिर उसमें चेंज भी निकाल लेंगे सब्ट्रैक्ट करके। तो अगर हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकेंड माइनस 1, तो एच न्यू कॉमन हो जाएगा, के माइनस 1 बराबर के माइनस ए, ये हो जाएगा। अब ये के माइनस ए क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोले तो डेल्टा के, और वो एच न्यू के माइनस 1 के बराबर है। बट एच न्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी, एच न्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो कि है डब्ल्यू नॉट प्लस ए। तो यहां पे आ जाएगा डब्ल्यू नॉट प्लस ए, यहां पे हो जाएगा के माइनस 1, एंड दिस इज द आंसर। बेसिकली है क्या कि ये वाली लाइन हमारा आंसर इसलिए नहीं होगी क्योंकि एच न्यू तो दिया नहीं था सवाल में। किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमें उन वेरिएबल्स के टर्म में लाना होता है प्यारे दोस्त, जो क्वेश्चन में दिया होता है। क्वेश्चन में हमें जो दिया है वो ए दिया था, क्वेश्चन में हमें के दिया था, डब्ल्यू नॉट दिया था, तो हमारा आंसर भी उन्हीं के टर्म में आना चाहिए ना, के ए डब्ल्यू नॉट। एच न्यू थोड़े दिया था, इसलिए उसको हमको रिप्लेस करने की जरूरत है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। यहां से सेक्शन सी शुरू होता है दोस्त, यहां से सेक्शन सी शुरू होता है, जिसका पहला सवाल है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट नियर अ पॉइंट चार्ज। भैया मेरे ये तो प्रूविंग है, एक चार्ज दिया है, उससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिया है। सारे प्यारे बच्चों को पता है यहाँ पे पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4π0 Q डिवाइड बाई आर, और हमें यही पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रूविंग सारे बच्चों को आती होगी, हमने भी करा रखी है, तो आप प्लीज़ जिन लोगों को नहीं आती है वो हमारे लेक्चर से जाएं, इसको देख लें। लाइव लेक्चर में भी आपको मिल जाएगा, ये लाइव लेक्चर जो मैंने पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वहाँ पे ये डिटेल प्रूविंग इसकी मिल जाएगी कंप्लीट आपको। ठीक है, बाकी प्रूविंग है तो इसमें क्या ही बताना है, सारे बच्चे लोग करे होते हैं इसको।
कुछ नया क्वेश्चन होता प्रूविंग से हटके तो बताने का सेंस समझ में आता है। डायरेक्ट प्रूविंग है, सबको आता है, एक बार रिवाइज कर लेना दोस्त, ठीक, इतना कर लेना प्लीज। आगे बढ़ते हैं ताकि चीजें थोड़ी जल्दी हो जाए। क्वेश्चन में बोला है 5 आइडेंटिकल चार्जेस Q बराबर 2 माइक्रोकूलम्ब आर प्लेस्ड इक्विडिस्टेंट ऑन अ सेमी सर्कल एज शोन इन द फिगर। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 बराबर बराबर दूरी पे रखे हुए हैं। यहां दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम्ब, यहां क्या दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम्ब, यहां दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम्ब। is kept at the center of the circle of radius 2 centimeter. Calculate the electrostatic force experienced by the charge Q. इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? देखो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, एक उस वाले का फोर्स नीचे, एक इस नीचे वाले का फोर्स ऊपर, फिर इस वाले का फोर्स इधर, सारे फोर्स बराबर क्योंकि दूरी और चार्ज सेम है। इस वाले चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन में और इस वाले चार्ज का फोर्स बच्चे इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ध्यान से अगर देखिए, ध्यान से देखिए तो प्यारे बच्चे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है, और ये 3 बच जाएंगे। इनके बीच में ये एंगल है 45 डिग्री। क्यों जानते हो? क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री होगा। भाई साहब ये टोटल 180 होता है, 1 2 3 4, 4 टुकड़ों में तोड़ोगे तो 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल 4 टुकड़ों में अगर आप तोड़ेंगे तो एक टुकड़ा 45 डिग्री का बनेगा। तो हर एक टुकड़े 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अब अगर हम सोचें तो वहां पे चल ये रहा है माहौल, वहां पे माहौल ये चल रहा है दोस्त कि हमारे पास एक फोर्स आगे है, दूसरा फोर्स ऊपर है, तीसरा फोर्स नीचे है, सारे फोर्सेस कुछ इस तरीके से हैं। ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। अब मैं एक काम ये कर सकता हूं, इन दोनों का रिजल्टेंट आगे आएगा तो ये आगे की तरफ F, एक और F आगे की तरफ √2F। ये √2F कहां से आ रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो जब इनको जोड़ोगे तो प्यारे बच्चे नेट फोर्स आएगा, F को कॉमन करिए, √2 + 1, तो ये आएगा नेट फोर्स बराबर F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F का मतलब है कोई एक वाला, तो Q1 Q2, Q1 था यहाँ पे 2, ये था 1, तो 2 × 1 10⁻⁻6 और -6 इसका तो -12 क्योंकि दोनों माइक्रो में थे, डिवाइड बाई डिस्टेंस इसकी कितनी दिया था 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻2 का कर लो स्क्वायर। सारे बच्चों को पता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आगे आएगा √2 + 1, इसके आगे ये तो F की वैल्यू है, इसी में आगे क्या आएगा √2 + 1 भी तो है। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 9, ये 2 से 2 कट जाएगा, नीचे 2 बचेगा, 9/2 4.5 बचेगा, 4.5, और ये हो जाएगा -4 -12 -8 और ये 9, यानी कि ये हो जाएगा 45 और 45 ये हो जाएगा, और ये ऊपर हो गया हमारे पास √2 + 1। तो इस सवाल का आंसर ही आने वाला है 45 √2 + 1 न्यूटन इज द आंसर। 45 × √2 + 1 इज द आंसर। कैलकुलेशन आप खुद से चेक कर सकते हैं, ठीक है, आसान है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का ही ये आर पार्ट है, मतलब कि एक वो था, दूसरा ये है, ठीक है। अरे यार अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को मैं इतनी मेहनत से सॉल्व कर करके गया था, दोबारा बताओ मतलब ये मेरे सामने आ रहा है, ठीक है। कैसा फील हो रहा होगा तुम समझ सकते हो, बट दोस्त तुम्हारे लिए करता हूँ इसको भी दोबारा फिर से, ठीक है। बस एक काम कर लेना, तुम लोग इन सारी बातों को, जितनी मेहनत से पढ़ाई जा रही है बात आपको, उतनी ही मेहनत से मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी पढ़ेंगे, जिससे चीज़ें रिजल्ट में कन्वर्ट हों। रिजल्ट बेहतर आएगा तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये जितनी भी मेहनत हो रही है दोबारा ये फिर फीकी पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर रिजल्ट खराब हो जाएगा ना दोस्त तो फिर बहुत बुरा लगेगा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, जहाँ कहीं पे भी जो पार्ट आपका मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, आप तुरंत लेक्चर से जाइए, मेरे कवर करिए। देन आफ्टर जो है वो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे,
क्वेश्चन एकदम बिल्कुल जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस लेक्चर में भी कराए जा चुके हैं, और आप जो है अपनी तरफ से उसको प्रिपेयर करिए। कोई दुख तकलीफ है तो उसको शेयर करिए, मिल करके बांट लिया जाएगा। ठीक, चलिए। तो भाई मेरा इसमें I3 पूछा जा रहा है, क्या ही बोले। तो देखो, सबसे पहले क्या करो, इस जगह पे आप किरचॉफ का करंट लॉ लगाइए। तो साफ साफ दिख रहा है कि I3 बराबर होगा I1 प्लस I2 के। I3 बराबर होगा I1 प्लस I2 के, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरी बात, अब अगर हम लोग बात करें A B E F A वाले लूप में, इन लूप A B E F A, ठीक है। देखो ये 1 ओम और ये देखो, ये गलती से 1 ओम छूट जाता है भाई, इसको छोड़ना नहीं। 1 ओम और 2 ओम में करंट ये I1 ही तो जा रही है, तो इन दोनों को एक ही मान लो, 3 ओम। यानी इस 3 ओम में करंट जा रही है I1, करंट की डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं, यहां से ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा, यहां पे आएगा कितना, प्लस 33, तो 33, फिर उसके बाद माइनस 3I1, 33 माइनस 3I1। यहां देखो 6 और 2 में सेम करंट जा रही है, तो 6 और 2 8, 8 ओम मान लो, 8 ओम में सेम करंट जा रही है मगर अपोजिट जा रही है, तो इसलिए प्लस 8I2, और वोल्टेज प्लस से माइनस पे जा रहे हो तो माइनस 24 बराबर 0। जिन लोगों को किरचॉफ लॉ में प्रॉब्लम है, आप हमारे लाइव लेक्चर्स जो हमने लिए थे उसमें जाकर के देख सकते हैं किरचॉफ लॉ को, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। या इसी चैनल पे एक किरचॉफ लॉ का रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने बहुत पहले, पिछले साल उसको रिकॉर्ड किया था, आप उसको भी अगर एक बार देख लेंगे तो आपके ये जो साइन कन्वेंशन वगैरह वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी आता है क्योंकि अच्छे से पढ़ रखे होते हैं, तो जिसको दिक्कत होगी वो कर लें, बाकी जिनको आता है वो अपना वेरीफाई कर लें। ठीक, चलो। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें बच्चे, 33 और 24 का हिसाब किताब करोगे तो 6 और 3 9 होता है, तो ये आएगा माइनस 3I1 प्लस 8I2 बराबर माइनस 9, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाओ साइड वाले लूप में, तो इन लूप BCDEB, BCDEB, अगर हम इन लूप्स की बात करें, तो चेक करिए जरा, इन दोनों में फिर से वही सेम करंट जा रही है, तो 24 माइनस हो जाएगा आपकी बार 6 2 8, 8I2, और उसके बाद वो जो I3 है वो 8 में जा रही है, तो माइनस 8I3, और ये बराबर क्या होना चाहिए, 0। मगर एक बात बताओ, ये पहली वाली करंट जो है वो पहली वाली इक्वेशन I1 I2 में बनी है, तो भाई साहब दूसरे में ये I3 कहाँ से टपक गया। जैसे I3 आया हमारा दिमाग एकदम एकदम खड़े हो जाने चाहिए कान, तुरंत I3 तुरंत वहां से रिप्लेस कर दिया करो। ठीक है, तुरंत रिप्लेस कर दिया करो, तो तुरंत ढंग का इक्वेशन बन जाएगा और सॉल्व कर पाएंगे। तो ये I3 की वैल्यू हम वहां से रखते हैं, देखो 24 माइनस 8I2 माइनस 8I1 माइनस 8I2 बराबर 0। तो 8I2 मिलके माइनस 16I2, और ये I1 ही है 8। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 8I1 माइनस 8 दूना 16 I2 बराबर माइनस 24। माइनस 8 से डिवाइड कर दो बच्चे, तो I1 प्लस 8 दूना 16 2, I2 बराबर 3, 8 तरीके 24। ठीक है, माइनस भी हट गया, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, ये है दूसरी इक्वेशन, ये है तीसरी इक्वेशन, तो इस तीसरी इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3 खेल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3I1 प्लस 6I2, 3I1 प्लस 6I2 बराबर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर 3 का डैश। अब जो है ये दूसरी और तीसरी इक्वेशन को जोड़ दो, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को जोड़ दो, तो सेकेंड में तीसरी इक्वेशन जोड़िए, तो माइनस 3I1
प्लस 3i1 कट जाएगा। उसके बाद 8i2 और 6i2, 8 6 14, 14i2 बराबर, यहाँ क्या आएगा, -9 + 9 खेल खत्म 0, बोले तो i2 बराबर 0। तो i2 की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 0 आ गई। अब जब i2 0 आ गई तो इस i2 को आप उठा करके इसमें रख दो, तो ये आ जाएगा बच्चे 3i1 बराबर 9, यानी i1 बराबर 3 एम्पियर। सही है। अब जब i1 बराबर 3 एम्पियर आ चुकी है तो आप i3 ही तो निकालने वाले थे इस पहली इक्वेशन से, तो i3 बराबर 3 + 0 दैट इज 3 एम्पियर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सही है दोस्त। बोलो, किरचॉफ लॉ में बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है। पता है क्यों नहीं सॉल्व होती हैं? वो इसी वजह से, जहां ये तुम्हारी अलग तरह की वेरिएबल दिखती है ना बच्चे, इसको तुरंत उस पहली इक्वेशन से हटा दिया करो, इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आपको दो ऐसी इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी जो जिसमें सेम वेरिएबल दिखते हो। तो अगर यहां पे दिख रही है i1 i2, तो यहां भी i1 i2 ही दिखना चाहिए। i2 तो दिख रहा है, i3 कहां से आ गया? तो इस i3 को हटा दो पहले वाले से, बस इतना सा करना होता है, सवाल सॉल्व हो जाएगा कोई भी हो। और साइन कन्वेंशन में अगर प्रॉब्लम है कि प्लस माइनस कहां से कैसे, तो उसके लिए तो दोस्त आपको डिटेल सोल्यूशन देखना पड़ेगा, तो आप उसको विजिट कर लीजिए लेक्चर को जो मैं पढ़ा रखा हूं अगर प्रॉब्लम है तो। यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड बी, अगेन दिस इज द प्रूविंग। एंड मैं जैसा कि आपको पहले बताया हूं, जितनी भी प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन है सारे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, ये मैं जानता हूं। फिर भी कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो आप प्लीज हमारे लेक्चर्स को प्रेफर कर लीजिए जो ऑलरेडी मैंने करा रखा है, तो आपको वहां से प्रूविंग भी मिल जाएगी, साथ में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आप सवाल भी कर पाओगे। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है ना, ये एक सर्कुलर लूप दे रखी है और ये एक्सिस दे रखा है, खेल मैग्नेटिक फील्ड की चल रही है। A student records the following data for the magnitudes of the magnetic field at axial points, यानी ये जो axial points होते हैं at different distance x, मतलब अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। From the center O of the circular coil of the radius carrying the current I, verify that these observations are in good agreement with the expected theoretical values of B। देखो यार, सबसे पहले तुम्हें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला एक्सिस पे पता होना चाहिए। वो होता है बच्चे μ0/2 I × r² डिवाइड बाई r² + x² पावर 3/2 r इज रेडियस। तो अगर मैं बात करूं पहले x बराबर 0 पे जिसे b0 दिया गया, तो b0 x बराबर 0 बोले तो सेंटर, वहां पे x को 0 कर दो, तो क्या आएगा μ0/2 I/r, r को तो a लिया गया है, तो इक्वेशन नंबर 1 है ना। x को 0 करोगे तो ये a² की पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा 3, और ऊपर से 2 पावर मारेगा तो नीचे आएगा a, यानी ये जो b0 लिखा गया है वो इस वैल्यू को लिखा गया है। ठीक है, अब एट x बराबर a, अच्छा यहां ये क्या कब था, एट x बराबर 0। अब हम एट x बराबर a की बात करें इसी फार्मूले में, तो प्यारे दोस्त μ0/2 I × a² डिवाइड बाई a² + a² की पावर 3/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्त, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा μ0/2 I/, ये देखो 2 आएगा, दोनों को जोड़ के 2 के पावर 3/2, 2 टू दी पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, 2√2 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। नीचे इन दोनों को जोड़ोगे 2 आएगा और 2 की पावर 3/2 आएगा, और नीचे a² का नीचे से 2 कटेगा तो क्यूब, तो मतलब ये I/a आएगा। चेक करिए इसको, चेक करिए, यही तो आएगा। अब ये ध्यान से देखो तो ये कुछ और नहीं, μ0/2 I/a जिसे b0 लिखते थे, ये कुछ और नहीं, ये b0 डिवाइड बाई 2√2 लिखा हुआ है, और वही यहां दिया भी हुआ है b0/2√2। तो b0/2√2 अगर दिया हुआ है, इसका मतलब वेरीफाइड हो चुका है कि जो इस स्टूडेंट ने कारनामे कर रखे हैं
जो इसने कैलकुलेशंस बना रखी हैं वो सही है। वेरीफाई तो करना था, वेरीफाई दैट फॉर एनी टू भी लिखा था, फॉर एनी टू, तो हमने इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, दैट्स ऑल। दो ही के लिए तो वेरीफाई करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है 8 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड से, ये इसकी स्पीड दे रखी है। इंटर्स इन रीजन हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और वो जो दे रखा है वो है 1.3 10⁻³ टेस्ला अलोंग द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस हमने बना दिया, पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ। आंसर होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज, ऑन अ चार्ज इज गिवन बाई F बराबर Q × V × B। यू हैव टू राइट दिस फार्मूला फर्स्ट, एंड बाय दिस फार्मूला, मतलब आपको आंसर लिखना है ये जो मैं बोल रहा हूं। वी नो दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज in magnetic field is given by F बराबर Q × V × B, and by this formula it is clear that F vector is always perpendicular to velocity vector. That is why this force acts as centripetal force and the charge particle moves in circular path. ठीक है, फोर्स वेलोसिटी की हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए वो सर्कुलर सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करेगा, चार्ज को सर्कल में घुमाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो रेडियस निकालना है तो प्यारे बच्चे mv/qb फार्मूला लगाना है। mv/qb, आपको v दिया है, आपको b दिया है। मास आपका कितना होता है, इलेक्ट्रॉन है ना, 9.1 10⁻³ kg। चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। तो दोस्त ये सब इसमें रख लो, सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। कुछ भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है, सब दिया हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। स्टडी द डायग्राम shown in the given below and identify the following figure: a primary wave front, a secondary wave front, a wave normal। प्राइमरी वेव फ्रंट भाई कौन है, आंसर है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये बीच वाली जो है वो प्राइमरी वेव फ्रंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा हाइगेंस प्रिंसिपल, तो हम लोग एक वेव फ्रंट से अगली वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं कि उस पे जो पॉइंट्स हैं उनको सेंटर लेते हैं, स्फीयर्स बनाते हैं और कॉमन टेंजेंट बनाते हैं। तो जो वेव फ्रंट आपने लिया था पहले वो प्राइमरी है, और जो अगली बनेगी वो सेकेंडरी है। पीछे तो बनती नहीं, टेंजेंट आगे ही बनाई जाती है। तो ये प्राइमरी है और ये बाद वाली सेकेंडरी है। हम लोगों को कॉमन टेंजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाना होता है। तो नाम है बच्चे इसका ABCD, और इसका नाम है E', B', C'। और जहां तक वेव नॉर्मल, नाम से ही लग रहा है, ये जितनी लाइनें नॉर्मल जा रही हैं वो सब वेव नॉर्मल है, यानी SAA', SBB', SCC', SDD', ये सब के सब क्या है, वेव नॉर्मल है, क्योंकि ये वेव के परपेंडिकुलर है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 लाइनें लिखनी है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सो दैट फ्रिंज विड्थ W इज गिवन बाय दिस। अगेन ये एक प्रूविंग है, और ये प्रूविंग बहुत अच्छे से आपको कराई जा चुकी है। ठीक है, सॉरी, कराई जाएगी, कराई जा चुकी है, वो पिछले साल का मुझे याद आ रहा है। अभी जो है किसी भी बैच में मैंने नहीं कराया, क्योंकि अभी तो हम बहुत पहले पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ये वेव ऑप्टिक्स की टॉपिक है। ठीक है, और सैंपल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें पूरा ही सिलेबस है, तो ये अपनी कुछ कॉन्स्टेंट है। जब आप पूरा सिलेबस कर दोगे तो ये आपको पहले से ही आता होगा, कोई दिक्कत है नहीं। जिसको नहीं आता है हमारा लेक्चर देख लेना। ठीक, चलो डायरेक्ट प्रूविंग है दोस्त। अगले भाई साहब मैं बताऊं, यहां तक मैं कर चुका था, यहां तक मैं रिकॉर्ड कर चुका था, और यहां पे आकर के मेरे साथ खेल हुई थी। सोचो इतना सारा कुछ दोबारा मैंने किया। ठीक है, भाई साहब कैमरा सामने बंद था, आइडिया लगी नहीं। ठीक, और हमारे टेक्निकल टीम के जो लोग थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, अपने अपने काम में सभी लोग व्यस्त थे, और मैं ऐसे ही बोलता रह गया। ठीक है ठीक है कि नहीं, मजे ले रहे होगे तुम भी मेरी, कि आज तो बढ़िया से ली गई है ना। चलो तो सुनते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 15। यस,
अच्छा ये भी कर चुका था यार, क्या बात है, बट ये भी कर चुका था, बहुत बढ़िया। देखो लिखा है विद रेफरेंस टू द लेंस मेकर फार्मूला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अप्लाई द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट द सेकंड सरफेस। मतलब आपको ये करना है एंड कंबाइन करके क्या करना है इन दोनों को, एक्सप्रेशन टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये डायग्राम दे रखा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक लेंस दिया हुआ है, μ1 μ2 दिया है। पहले वाले सरफेस की रेडियस क्या दिया है, +r1, दूसरे वाले की -r2। पहले से जो इमेज बनी उसको v1 दे रखा है, फिर उसके बाद से दूसरे से जो इमेज बनी v2 दे रखा है, और लाइट रे जिस पे पैरेलल गई है। तो इस डायग्राम को मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेंस, ठीक, लाइट रे गई इस पे पैरेलल इनफाइनाइट से, तो ये लाइट यहां जाने के बाद यहां जाती, मगर दूसरे वाले ने मोड़ करके इसको यहां मिला दिया। तो बच्चे ये I1 है, ये I2 है, ठीक। बाकी तुम जानते हो ये R1 है, ये R2 है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये μ2 है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि इस डायग्राम के लिए पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन आप फार्मूला लगाइए और इक्वेशन लिख के बताइए। तो एट फर्स्ट सरफेस बाई फार्मूला, एट फर्स्ट सरफेस बाई फार्मूला कौन सा होता है फार्मूला, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। पहले सरफेस के लिए μ2 कौन है, ये लेंस है, तो μ2 को μ2 लिखो। v की जगह पे आप ये जो पूरी दूरी है क्वेश्चन में दिया हुआ है v1, तो आप उसको लिखो +v1, माइनस μ1 को μ1 लिखिए, बट u इज माइनस इन्फिनिटी क्योंकि लाइट रेस पैरेलल दिखाई गई है, और ये बराबर होना चाहिए μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। ये जो पहला सरफेस है इसकी रेडियस दैट इज आगे की तरफ, तो +r1, क्या लिखेंगे, +r1। अब ये देखो ये 0 हो जाएगा, μ2 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये आएगा μ2/v1 बराबर μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r1, इक्वेशन नंबर 1। ये पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला हुआ, ठीक है। अब सेकेंड सरफेस से बोला गया था, तो भाई साहब इसी फार्मूले को सेकेंड सरफेस के लिए लगाइए। ये सब मैं लगा चुका था एक बार, है ना। तो एट सेकेंड सरफेस, चलो μ2/v, तो μ2/v में जो सेकेंड सरफेस ने इमेज बनाया वो v2 दूरी पे बनाया। देखो ये किस दूरी पे बनाया, v2, तो यहां पे लिखोगे 1/+v2, सॉरी μ2 भी तो है, तो μ2 इसका कौन होगा, μ1 होगा, क्योंकि यहां से यहां पे लाइट जा रही है μ1, माइनस μ1/u, तो μ1 इज μ2, क्योंकि यहां जो लाइट आ रही है वो इस ग्लास से आ रही है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 बाई u, u का मतलब इमेज पहले वाले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, तो पहले वाले की इमेज कितनी दूरी पे है, v1 दूरी पे है, तो डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, v1। ये बराबर होना चाहिए μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाई r, और इस वाले की रेडियस इस साइड है, उसे लिखना पड़ेगा -r2। क्या लिखना पड़ेगा, -r2। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन। अब ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है बच्चे। ये पहले पार्ट का आंसर है, ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। तीसरे पार्ट में कहा था कि इन दोनों को कंबाइन करके लेंस मेकर फार्मूला बनाइए, तो दोनों को कंबाइन कर दो, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट प्लस सेकेंड जब आप करोगे तो μ2/v1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा बच्चे μ1/v2, और ये बराबर होगा μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r1, और ये हो जाएगा माइनस μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r2। माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस किया तो इसको उल्टा कर दिया। अब फोकल लेंथ निकालना था कि क्या निकालना था, एक्सप्रेशन टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ फोकल लेंथ। देखो हमें फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन निकालना है,
but rays are coming from infinity, it represents कि V2 will be F, रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं इसलिए V2 किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। तो ये जो V2 है वो F के बराबर होगा, μ1/F बराबर, यहां पे क्या लिखेंगे, μ2 माइनस μ1, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, μ1 से आप डिवाइड कर दीजिए चाहिए तो 1/F बराबर μ2/μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये है फोकल लेंथ का फार्मूला। ठीक है दोस्त, लेंस की फोकल लेंथ का फार्मूला जो है वो ये होगा, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा था मैंने वैसा वैसा कर लिया। 3 पार्ट बोले थे, तीनों हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, पहले और दूसरे की हेल्प से तीसरा आ रहा है। चलो भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। अ स्टूडेंट स्टडीज डिटेल्स ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय हिम। आंसर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नॉट वो सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं। क्यों भैया मेरे, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कह लो या मैग्निफिकेशन कह लो वो कम होती है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज्यादा होती है। इन्होंने बोला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी छोटे होंगे, हमको मैग्निफिकेशन बेहतर चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिलेबस के हिसाब से भी बात होती है। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ एन इमेज फॉर्मेशन बाय दिस इंस्ट्रूमेंट एज्यूमिंग अ स्मॉल अपराइट ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट को ऊपर रखिए, रे डायग्राम बना लीजिए। इमेजेस लाइज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब ये दोनों का एक ही आंसर बनेगा, दोनों पार्ट का एक ही। मतलब आपको क्या करना है, ऊपर ऑब्जेक्ट रखना है, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनानी है। अरे भाई मैं कहना चाह रहा हूं ऐसे देखो, ये ऐसे एक बार डिटेल लेक्चर जाइए देख लीजिए, समझ में आ जाएगा सारी बातें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लाइट रेज गई, ये लाइट रेज ऐसे जा करके ऐसे जाएंगी, फिर दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो दोस्त, यहाँ पे चली जाएंगी, यहाँ पे बनेगी इमेज। अब यहाँ से लाइट रेज गई, ठीक है, अब उसके बाद ये क्या होगी, फोकस पे होकर के जाएगी, तो यहाँ से होकर के जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे ऐसे चली जाएगी, दोनों को पीछे एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये जहाँ भी जा करके मिल जाएंगी वहीं पे क्या बनेगी, इमेज। तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, ये सारी की सारी रे डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ाते समय आपको बनाया जा चुका है। तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को कर लीजिए रेफर और अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाना सीख लीजिए। अगर स्टिल किसी को दिक्कत होगी तो बताना, इन सब सारी चीज़ों के लिए अलग से क्लास रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने ऑलरेडी इन चीज़ों को आपको पढ़ा दिया है दोस्त। तो आप जो है पढ़ा दिया है, मतलब लास्ट ईयर, इस बार भी पढ़ाऊंगा, और जब तक तुम देख रहे होगे तब तक पढ़ाया जा चुका होगा। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। तो आप प्लीज़ लाइव सेक्शन में जाइए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रूविंग है। अगली बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन अ हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट एंड द फोटोन इज इमिटेड। दिस फोटोन इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस having a work function 2 electron volt। अच्छा, calculate the stopping potential of the electrons emitted from the metal surface। देखो ये है फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट, ये है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जिसके लिए बेसिकली n की वैल्यू 0 होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू 1 होती है। तो प्यारे बच्चे आपको पता होगा इसकी एनर्जी होती है यहाँ पे -13.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे एनर्जी होती है कितना, जल्दी बताओ, -13.5 डिवाइड बाई n स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, n बराबर 1, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया, n बराबर 1 और n बराबर 2। 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा 5, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन के पास पहले एनर्जी यहां थी, जंप करके यहां पे आया, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तो यहां से एक फोटोन निकलेगा। ऑफकोर्स कितने एनर्जी का निकलेगा, इन दोनों के गैप के बराबर, 13.6 होता है ये एक्चुअली में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इन दोनों के गैप के बराबर एनर्जी बाहर निकलेगी, है ना भाई। तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो फोटोन बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी ये है, और ये जाकर के किसी मेटल के सरफेस पे पड़ रहा है। तो हमको पता है एच न्यू बराबर होता है W प्लस ई वी नॉट, जहाँ पे ये होता है वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये एच न्यू जो है वो 10.2 के बराबर है, और W भाई साहब इस 2 के बराबर है, प्लस ई वी नॉट, तो 10.2 माइनस 2 बराबर ई वी नॉट। तो यहां पे आ जाएगा 10.2 में से 2 को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 8.2, और 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है ई वी नॉट के। हमसे पूछ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो वी नॉट होगा, एंड दैट इज कितना 8.2 वोल्ट। तो दैट इज द आंसर, 8.2 वोल्ट इज द आंसर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज इलेक्ट्रॉन के लिए उतना ही होता है, वोल्ट में होता है कि नहीं। तुम वैसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलोगे 1.6 × 10⁻⁹ से करोगे मल्टीप्लाई, इसी के जगह पे भी वही, तो वो कट जाएगा तो बचेगा तो 8.2 ही, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ पाए मैंने जो बोला, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये ईवी नॉट फार्मूले में आया था, यहाँ पे भी 1.6 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी होगा 1.6 × 10⁻⁹ से, वो कट जाएगा तो 8.2 ही तो बचेगा। चलो यहां से भाई साहब मेरे आखिरी सेक्शन की शुरुआत होती है, 5 मार्क क्वेश्चंस। डिफाइंड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एन फाई बराबर एल आई होता है, तो एल बराबर एन फाई डिवाइड बाई आई। व्हाट इज डेफिनेशन? सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज मेजर्ड बाई द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स टू द करेंट फ्लोइंग इन द कॉइल। टोटल फ्लक्स और करंट की रेशियो होती है, ठीक है। कंसिडर एन एसी सोर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी दिस हर्ज अप्लाइड अक्रॉस अ कॉइल फॉर ईच वैल्यू ऑफ वी आई इन द टेबुलेशन। अच्छा, ये वी दिया है, ये आई दिया हुआ है। इवेल्युएट इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोले तो एक्सएल, जो कि ओमेगा एल होता है। देखो कुछ करना थोड़े है, कंसिडर एन एसी सोर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड अक्रॉस अ कॉइल। तो कोई कॉइल है और उसमें आप एसी सोर्स लगा रहे हो, कोई कॉइल है उसमें आप एसी सोर्स लगा रहे हो, और वो एसी सोर्स जो है वो 200 डिवाइड बाई पाई जो है वो फ्रीक्वेंसी की दे रखी है, ठीक है। यानी यहां से हम एफ की वैल्यू देख पा रहे हैं, तो ओमेगा कितना होगा भाई, ओमेगा 2 पाई एफ होता है। तो 2 पाई एफ जब करोगे तो यहां आएगा 2 पाई, और एफ की वैल्यू है बच्चे 200 डिवाइड बाई पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू 400 आएगी। पहली बात तो ये है, ओमेगा की वैल्यू 400 है। उसके बाद यहां पे जब आप वोल्टेज दोगे तो कुछ करंट चलेगी, बट फार्मूला क्या होगा, V बराबर आई एक्सएल। तो एक्सएल क्या होगा, V बाई आई। तो देखो ये V दिया है, ये I दिया है, तो यानी ये 6 हट जाएगा। दोनों को डिवाइड करोगे ना बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा, 6 ओम, सॉरी 6 ओम। यहां पे क्या आएगा, ये भी 6 ओम आएगा डिवाइड करोगे तो। यहां पे क्या आएगा, 15 × 6 = 90, ये भी 6 ओम आएगा डिवाइड करोगे तो, ठीक। अब ये ओमेगा एल की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा एल की। तो एल कितना है साहब, आंसर है 6 बाई ओमेगा, और ओमेगा इज 400, तो 6 डिवाइड बाई 400 हेनरी। आप इसको छोटा और कर सकते हो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाई 200, 3 डिवाइड बाई 200 हेनरी। आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। सेम यहां पे भी आएगा 3 डिवाइड बाई 200 हेनरी, यहां पे भी आएगा 3 डिवाइड बाई 200 हेनरी। आसान सवाल है, कुछ भी मुश्किलें नहीं है, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। पहला पार्ट हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट बी सेकेंड, ठीक है। इफ अ डीसी सोर्स बी कनेक्टेड टू द सेम कॉइल, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। डीसी के लिए ओमेगा होती है दोस्त 0, और एक्सएल होता है ओमेगा एल, इसका मतलब एक्सएल विल बी 0।
तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 0। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के आर वाले पार्ट में जो पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। 3 students X, Y and Z perform an experiment for the studying the variation of AC with the frequency in a series LCR circuit, यानी LCR सीरीज में दे रखे हैं, ओके, and the obtained the graphs as shown below. They all used an AC source of the same EMF, ठीक है, सेम EMF है, and इंडक्टेंस ऑफ द सेम वैल्यू, यानी ये कह रहे हैं कि EMF सेम है और साथ में एक्सेल सेम है, तो एक्सेल और ये EMF सेम है। ग्राफ आपके सामने है। पहला पार्ट इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हु यूज्ड मिनिमम रेजिस्टेंस? मिनिमम रेजिस्टेंस किसने यूज किया? देखो, पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं, देखो फार्मूला होता है Q फैक्टर बराबर 1/R√L/C। तो क्वालिटी फैक्टर होता है, जो पतला होगा उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें जो दिख रहा है यहां पे, हमें जो दिख रहा है, जिसका R ज्यादा उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, सॉरी, जिसका R कम उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा। क्वालिटी फैक्टर ज्यादा किसका दिख रहा है? इस X का, तो इसका मतलब इसका R तो है बेटा मिनिमम, R इसका क्या है? मिनिमम। और जिसका क्वालिटी फैक्टर सबसे कम है, जो सबसे ज्यादा फ्लैट है, उसका R होगा मैक्सिमम। तो यहां पे R क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये ज्यादा फ्लैट है, क्वालिटी फैक्टर इसका ज्यादा दिख रहा है, ठीक। उसके बाद इन विच केस विल द क्वालिटी फैक्टर बी मैक्सिमम? वो मैंने बता दिया आपको, क्वालिटी फैक्टर मैक्सिमम जो है वो इसी का है, बिकॉज जो पतला होगा उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, जो पतला होगा उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। अगला पार्ट जो पूछ रहा है, What did the students conclude about the nature of impedance at resonance frequency? रेजोनेंस के समय पे इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, क्योंकि XL बराबर XC हो जाता है। इसका उस ग्राफ से कोई लेना देना नहीं, ये सवाल तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस इंपीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। एन आइडियल कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज सप्लाई, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इन द टू केसेस। देखो, अगर हमारे पास कैपेसिटर है, किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक, किसी बैटरी से कनेक्टेड है, तो कैपेसिटर का बच्चा होता है XC, रेजिस्टेंस क्या होता है? XC, जो कि होता है 1/ωc। करंट जो जाएगी वो होती है वोल्टेज बाई XC, बोले तो I बराबर होती है ωc इंटू V, ωc इंटू V। अब अगर हमारे पास देखा जाए तो दोनों में वोल्टेज सेम है, ओमेगा एक में 50 और एक में 100 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी I1/I2 बराबर 50/100, यानी I1/I2 बराबर 1/2। दिस इज द आंसर। I1/I2 किसके बराबर है? 1/2 के बराबर होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी द ग्राफ shown below and answer the questions that follow. Indicate which region corresponds to nuclei prone to fission. fission मतलब टूटना। तो भाई साहब, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है, आपको पता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन को बताता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन को बताता है, और ये स्टेबल रीजन को बताता है। तो यहां पे रीजन सी होगा, ठीक। न्यूक्लियर प्रोन टू फ्यूजन, पहला वाला रीजन का नाम क्या है? रीजन ए। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कौन है भैया मेरे? न्यूक्लियाई रीजन बी। कितना आसान है, इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का अगला पार्ट है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड की जेड दे रखी है, ठीक है, और उसके बाद अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका चार्ज और मास भी दे रखा है, ठीक है। ये पूरी रदरफोर्ड की कहानी दे रखी है। चलो, ये सब रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में हम सब सारे लोग ये बात जानते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देख लो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये देख लो।
अरे भाई क्वेश्चन कहाँ गया इसका, हमारे टाइपराइटर साहब ने इसका क्वेश्चन निकाल दिया क्या? एक मिनट यार, इसका क्वेश्चन तो उन्होंने लिखा ही नहीं, या लिखा है लास्ट में लिखा है क्या? यस, यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर आर नॉट। ये रियल आपका पेपर है, ठीक है, तो मैंने अपने सपोर्ट के लिए दे रखा है ताकि कहीं पे अगर टाइपिंग मिस्टेक हो तो उससे क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाएगा। तो है कोई दिक्कत नहीं, ये जो लास्ट वाली लाइन है वही है, यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर आर नॉट, ये तो डायरेक्ट प्रूविंग है। शुरुआत में अल्फा पार्टिकल के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे वो पास में जाता है वो बदल जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Z 2 टाइम्स ऑफ ZE स्क्वायर डिवाइड बाई आर नॉट। बोलो भैया मेरे, 2 कहां से आ गया? 2E अल्फा का चार्ज होता है और ZE गोल्ड के न्यूक्लियस का चार्ज होता है, Q1 Q2 बाई आर, तो 2 ZE स्क्वायर डिवाइड बाई आर नॉट। यहां से आर नॉट की वैल्यू निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ Z जो है वो दिया था 79, तो यहाँ पे 79 लिख लो। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो यहाँ पे आप E का स्क्वायर लिख दो डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ही लिखना था K के टर्म में लिखना था, तो डिवाइड बाई K लिख दीजिए, तो ये आर नॉट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 79 का डबल कर दो, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 158, ये पूरा एक साथ, और E स्क्वायर बाई K मीटर में आंसर आएगा जब आप K को जूल में रखोगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये एक्सप्रेशन है। ठीक, आओ यहां पे क्या बोला गया है? इन एन एटम X इलेक्ट्रॉन्स absorb the energy from an external source. This energy excites the electrons from the lower energy level to higher energy level around the nucleus of the atom. ये कहानी सबको पता है। When electrons returns to the ground state, they emit photons. Figure below is the energy level diagram of atom X with 3 energy levels E1, E2, E3 सबकी वैल्यू दे रखी है। The ground state is considered 0 electron volt. कह रहा है फॉर रेफरेंस व्हाट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज नीडेड टू एक्साइट द एटम टू एनर्जी लेवल E2 फ्रॉम E1। E1 से E2 में ले जाने के लिए क्या वेवलेंथ चाहिए? तो देखो बच्चे, यहां पे हम लोग क्या लगाते हैं बताओ? Hc बाई लैम्डा बराबर डेल्टा E, है कि नहीं? Hc बाई लैम्डा बराबर डेल्टा E, 6.63 10 टू द पावर -34, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा, डेल्टा E आएगा दोस्त 1.78, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में बदल दो, 1.6 10 टू द पावर -19 से कर दो मल्टीप्लाई, -0। जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द आंसर ऑफ द लैम्डा इन टर्म्स ऑफ मीटर। दिस विल बी द आंसर। यहां से लैम्डा मीटर में आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको फटाक से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। According to Bohr's theory of the hydrogen atom, calculate the angular momentum of the electron in the second Bohr postulate. Angular momentum MVR बराबर होता है NH/2 पाई के, होता है कि नहीं? तो MVR यानी एंगुलर मोमेंटम सेकेंड में होगा 6.6 10 टू द पावर -34, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, है कि नहीं? MVR बराबर NH/2 पाई। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही है एंगुलर मोमेंटम। और इसका फार्मूला क्या, यूनिट क्या आती है? एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला यूनिट क्या आता है? MVR यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आंसर आना चाहिए। रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, देखो बच्चे रेडियस का फार्मूला ही होता है 0.529 डिवाइड बाई n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो थर्ड वाले के लिए n की वैल्यू क्या लिख दो? 3 लिख दो, तो 3 का कर लो स्क्वायर, 9 हो जाएगा। ठीक, और कर दो 9 से डिवाइड, जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, फ्री के नंबर हैं जो बढ़ रहे हैं ऐसे, देखो। ठीक, एंड दिस इज द वन मोर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ये पूरी कहानी दे रखी है, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में बातचीत की जा चुकी है। लाइट इमिटिंग डायोड है ये, है ना? ये सब कहानी तो हम लोग जानते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और होल्स जो हैं वो रिकम्बाइंड करते हैं डिप्लीशन लेयर के अंदर, जिसकी वजह से फोटोन बाहर निकलते हैं। ठीक,
क्वेश्चन पे सीधे आओ। जरूर देखो, ये जो क्वेश्चन कहानी वाले क्वेश्चन होते हैं, पहले आप पढ़ा करिए क्वेश्चन नहीं आए तब कहानी पढ़ा करिए, क्योंकि जो कहानी लिखी होती है जनरली वही होती है जो हम थ्रू आउट द सेशन पढ़े होते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ है क्या ऐसा। IV characteristics of light emitting bulb is given below. Identify the wavelength that has the maximum energy gap. देखो, इस क्वेश्चन में मेरे को एक समस्या है। ये जो पेपर में जो इन्होंने सैंपल पेपर में दिया है ना बच्चे, इन तीनों के नाम नहीं लिखे हैं कि ये किस किस कलर के हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट पेपर दिया हुआ है। मगर उस ब्लैक एंड व्हाइट पेपर को बहुत ध्यान से देखोगे ना तो वो साफ साफ दिखता है कि ये लास्ट वाले दोनों कुछ कलर है और नीचे बीच वाला जो है अलग कलर का है। सच पूछो तो ये जो मैक्सिमम एनर्जी गैप जो होगा भाई, hc/λ बराबर डेल्टा ई के फार्मूले से चलेगा। तो जिसका लैम्डा सबसे कम होता है, विवग्योर आप जाओगे ना, विवग्योर में सबसे इधर से इधर जाते हो तो लैम्डा बढ़ता है, तो सबसे कम वेवलेंथ जिस कलर की होगी उसी का डेल्टा ई होगा सबसे मैक्सिमम। अब इन तीनों का कलर लिखा होना चाहिए, जो कि नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता। ये थोड़ा फॉल्ट है पेपर में, इसको ध्यान रखिएगा। इनके कुछ कलर दिए होने चाहिए, तब जाकर के हम बात कर पाएंगे कि ये मैक्सिमम एनर्जी गैप किसका होगा। जिसका लैम्डा सबसे कम होगा उसका एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, मिनिमम एनर्जी गैप भी वही है, जिसका एनर्जी मिनिमम होगा, मिनिमम गैप, उसका मतलब है उसका लैम्डा सबसे ज्यादा होना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं बताऊं, इसको तुम ऐसे देख लो यार, द मिनिमम एनर्जी गैप होगा जिसका लैम्डा ये होगा रेड। ठीक, चलो जाओ खुश रहो। और ये होगा वायलेट, कुछ दिया ही नहीं, मैं क्या करूं। ठीक है, वायलेट कलर विवग्योर, कुछ नहीं दिया है, हमें सॉल्व करना मजबूरी है तो हम ऐसे ही ले लेंगे, क्योंकि अंडरस्टूड होगा कि विवग्योर से बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया। E is the energy of the incident photon and Eg is the energy gap, सारे बच्चों को पता है। what is produced across the depletion layer, what will happen in the following cases। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी गैप से ज्यादा है, इसका मतलब है, अच्छा देखो क्या है, यहां पे भी जो इन्होंने आंसर दे रखा है, ISC बोर्ड ने जो आंसर दे रखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने बड़ा अजीब सा आंसर दिया हुआ है। सच पूछो तो फोटोन आ रहा है तो फोटोन इमिट थोड़े होगा, निकलता तो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड विद सम एक्स्ट्रा एनर्जी इन द कंडक्शन बैंड। यहां पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड विद नो एक्स्ट्रा एनर्जी, एंड यहां पे नो एनी इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ये आंसर होना चाहिए। उन्होंने फोटोन के टर्म में कुछ आंसर दिया हुआ है जो कि नहीं है, क्योंकि यहां पे फोटोन ही गिर के फोटोन थोड़े निकलता है, फोटोन गिरता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे लोग, हम लोगों ने ये आपका पेपर फाइनली खत्म किया। अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी बने रहिए हम लोगों के साथ, पढ़ाई करते रहिए। प्रिपरेशन को अपने एक एज देने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों के चैनल पे ताबड़तोड़ क्लासेस होती हैं और ढंग की होती हैं। जितनी तेज़ी से मैंने पेपर सॉल्व किया है उतना डिटेल में पढ़ाया जाता है, इसलिए होता है ऐसा। ठीक है, तो आपकी जो भी पक्ष कमज़ोर हो, आप फटाक से चैनल पे आइए, लाइव क्लासेस देखिए, एंजॉय करिए, अपनी पढ़ाई को ताकतवर बनाइए। ठीक है, और हर जगह विजिट करिए। ठीक है बच्चा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, और लाइव क्लास में ही मिलते हैं अब तो इसके बाद। ठीक, चलो दोस्तों, ओके बाय।